हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और हम हमारे डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 4 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक सेशन को देखिएगा और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से जाकर आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए जिस भी डे की करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं सेशन को। 4 अक्टूबर के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यह आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यहां पर बात की जा रही है नेशनल पल्सेस मिशन की। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए 11,440 करोड़ की राशि को आवंटित किया है। यह जो राशि है 2025 से लेकर 2031 तक के लिए आवंटित की गई है, 6 सालों के लिए। पूरे वर्ल्ड में आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन हम कंज्यूमर भी हैं सबसे बड़े। इसलिए हमको दलहनी फसलों को इंपोर्ट करना पड़ता है काफी मात्रा में। तो जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हम पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इसीलिए नेशनल पल्सेस मिशन को लॉन्च किया गया। 2025 से 2031 तक के लिए 11,440 करोड़ रुपए की राशि इस मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित की है। पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसके जो इंपोर्ट होता है उसको कम करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना चाहिए आपको 6 सालों के लिए कितनी राशि को आवंटित किया गया। 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 6 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को या मिशन को चलाया जा रहा है। पल्सेस में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना और 2030-31 तक पल्सेस प्रोडक्शन को 242 लाख टन जो कि अभी है उससे बढ़ाकर 350 लाख टन तक करना इस योजना का या मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑब्वियस सी बात है, जब पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर बहुत कम मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे सभी दलहनी फसलों में, स्पेशली तुअर, उड़द, मसूर। ऐसी दलहनी फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहां पर काम किया जाएगा। अच्छा, मिशन के तहत किया क्या क्या जाएगा? तो 126 लाख क्विंटल सीड्स और 88 लाख फ्री सीड किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसानों को, जिसे साथ ही पोर्टल से मॉनिटर भी किया जाएगा। ये एक पोर्टल है जो कि मॉनिटर करने के काम आएगा। तुअर, उड़द, मसूर इन सभी दलहनी फसलों को आगे आने वाले 4 साल तक 100% पूरी फसलों को एमएसपी पर प्राप्त करना, परचेस करना गवर्नमेंट का लक्ष्य। 1000 से ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा, जैसे उगाने के बाद जितनी भी प्रोसेसिंग होती है गोदाम तक ले जाने तक ऐसी यूनिट को बनाया जाएगा और बनाने के लिए 25 लाख की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये नेशनल पल्सेस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए हाल ही में 11,440 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया है, ताकि दलहन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके या बढ़ाया जा सके। सेकंड क्वेश्चन, चर्चित सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच में देखने को मिलता है? ये एसएससी में ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, पहले भी ये काफी विवादों में रहा है क्षेत्र। एक्चुअल में सर्क्रिक नाम का जो क्षेत्र है ना, हमको पश्चिमी इंडिया गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात के वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलता है सर्क्रिक नाम का प्लेस। पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। तो समय समय पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इंटरफेयर करता है, बार बार इस पर अपना दावा करता है, लेकिन यह गुजरात के पश्चिम में इंडिया का क्षेत्र है सर्क्रिक। तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में सर्क्रिक विवाद देखने को मिलता है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो यह बाउंड्री के पास गुजरात के वेस्टर्न एरिया में ये जो आप एक क्षेत्र देख रहे हैं, इंडस रिवर का एक मुहाना है यहां पर, है ना। इंडस रिवर का क्षेत्र ये मुहाना यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको सर्क्रिक क्षेत्र देखने को मिलता है। गुजरात के पश्चिमी एरिया ये और इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया का क्षेत्र है। पाकिस्तान इसे अपना बताता है और पाकिस्तान बार बार इस पर अपना दावा करता है। अभी सुर्खियों में क्यों है?
तो पाकिस्तान ने सरक्रिक के पास अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उनको वर्तमान में अभी बहुत स्पीड से बढ़ाया है। इंडिया भी इसको लेकर चिंतित है, ऑब्वियस सी बात है, फिर विवाद की स्थिति है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भैया सरक्रिक के पास अब जो आप मिलिट्री अपना जो बेस बनाना चाह रहे हैं या फिर जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं उसको कम करो, नहीं तो फिर इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा और ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर से आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो वार्न किया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने पाकिस्तान को। तो एक बार फिर से उभर के आया है सरक्रिक विवाद। नो डाउट इंडिया की टेरिटरी है, पाकिस्तान को आदत है, आप सभी जानते हैं, नेपाल को भी आदत है, चाइना को भी आदत है कि इंडिया के एरियाज को अपना बताने की, है ना, इंडिया के रीजन पर अपना दावा करने की। तो पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। भारत में यह देखने को मिलता है, भारत के गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में इंडस रिवर के डेल्टा पर यह क्षेत्र स्थित है। इसे पहले बैनगंगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के शासनकाल में इसके नाम को चेंज करके सरक्रिक कर दिया गया। ये टोटल जो एरिया है 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इंडियन ओशन का ये पार्ट है या इंडियन ओशन के मुहाने पर स्थित है। तो सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में, क्वेश्चन हमारा ये था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। बन्नी महोत्सव हर साल कब मनाया जाता है? बन्नी महोत्सव को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर दशहरे पर बन्नी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश का एक रीजन है देवरगुट्टा रीजन या देवरगुट्टा की पहाड़ी क्षेत्र है ये। यहां पर श्रीमाला महेश्वर स्वामी टेम्पल है, मल्लेश्वर स्वामी, सॉरी, श्रीमाला मल्लेश्वर स्वामी टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। इस टेम्पल पर बन्नी फेस्टिवल को दशहरे पर आयोजित किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। इस फेस्टिवल को देवरगुट्टा दशहरा फेस्टिवल, क्योंकि देवरगुट्टा की पहाड़ियां ये, या फिर देवरगुट्टा बन्नी फेस्टिवल के नाम से पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए, वैसे दशहरे पर त्योहार तो हर जगह मनाए जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर दो ग्रुप्स, फेस्टिवल में क्या होता है, लोग जो होते हैं ना दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और दोनों ग्रुप एक दूसरे को डंडे से, एक स्टिक होती है एक लाठी जैसी, उससे आपस में मिलकर फाइट करते हैं। काफी लोग हर साल इसमें घायल भी होते हैं, नेशनल लेवल पर मुद्दा भी बनता है ये। लेकिन ऐसे काफी सारे जो हमारे कल्चरल रिलीजन से जुड़े हुए काफी सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं फेस्टिवल, जो कि कहीं ना कहीं लोग जिसमें घायल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो तमिलनाडु में हमें जल्लीकट्टू फेस्टिवल देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम में काफी पूछा गया है। जो सांड होते हैं उनको दौड़ाया जाता है, बेल जो होते हैं उनको दौड़ाया जाता है और उसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफी लोग घायल हो जाते हैं। तो तमिलनाडु में जैसे जल्लीकट्टू बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आते हैं तो इंदौर में एक अभी दिवाली के अगले दिन एक ऐसा ही रिलीजियन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है हिंगोट युद्ध। वहां पे क्या होता है, हिंगोट जैसा एक पटाखे जैसा रहता है, उसको एक दूसरे के ऊपर दो दल फेंकते हैं। तो उसमें भी जब वो फटाके जैसा रहता है, जैसे एक सुतली बम होता है ना वैसा, तो जब एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं तो वो जाकर फटता है, काफी लोग घायल होते हैं हर साल। तो ये भी एक जो हमारी संस्कृति या फिर धर्म से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जिनको फॉलो किया जाता है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ये अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। इसी में एक बन्नी फेस्टिवल भी हम देख सकते हैं जहां पर एक दूसरे को दो ग्रुप से बंटते हैं और डंडे से वार करते हैं। तो ये एक तरीके की फाइट होती है, इसमें लोग भी घायल होते हैं। एक्चुअल में ये जो त्योहार की मान्यता है ना, ये पुराणों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। माना जाता है कि देवरगुट्टा की पहाड़ियों में मणि और मल्लासुर नाम के दो राक्षस थे। ये जो आज अभी भी ये जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ये पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। देवरगुट्टा की पहाड़ियों पर मल्लासुर और मणि नाम के दो राक्षस हुआ करते थे, काफी उत्पात मचाते थे। वहां पर जो संत होते थे उनको काफी परेशान करते थे। तब सभी संत महात्मा जो थे उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी से प्रार्थना की। उसके बाद भगवान शिव जी अवतार लेते हैं या फिर आते हैं और इन दोनों से युद्ध करके इनको मारते, इनका वध करते हैं। लेकिन जब इनका वध करते हैं ना तो ये भगवान शिव से पशु बलि की प्रार्थना करते हैं, है ना, पशु बलि का वरदान मांगते हैं कि हमको बलि दी जाए हर साल। तो भगवान बलि से मना कर देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं हमको हर साल एक मुट्ठी रक्त चाहिए रहेगा। ऐसी मान्यताएं कुछ देखने को मिलती है। तो वो एक मुट्ठी रक्त जो है ना ऐसे आपस में फाइटिंग सीक्वेंस में देखने को मिलता है, मतलब हल्का सा। तो
इस मान्यता से उसको जोड़ा जाता है और इसीलिए आपस में डंडों से फाइट का प्रोग्राम देखने को मिलता है बन्नी फेस्टिवल के दौरान। ये आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए, दशहरे पर यह हर साल मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा स्टोरी बता दी है यहां पर। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए एमपी पुलिस, जो एमपी के स्टूडेंट है जो कि एमपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सूबेदार की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई या एएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये आपको काफी हेल्प करेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दी है काफी अफोर्डेबल प्राइस में, अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ सवाई, जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पद्मश्री अवॉर्डी गोपीनाथ सवाई 107 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये एक फोक आर्टिस्ट थे, है ना, लोक कला के लिए जाने जाते थे। इनका 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आते हैं भारत के ओडिशा राज्य से, गोपीनाथ सवाई। ओडिशा में कृष्ण लीला एक ट्रेडिशनल फोक डांस या ड्रामा जैसा है, फोक डांस ड्रामा, जिसमें भगवान कृष्ण से संबंधित कहानियों का मंचन किया जाता है। तो कृष्ण लीला से ये संबंधित है, ट्रेडिशनल फोक डांस या ड्रामा आप इसको बोल सकते हैं। कृष्ण लीला डांस को और सिंगिंग को संरक्षित करने के लिए इन्हें पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। 107 वर्ष की आयु में गोपीनाथ सवाई का हाल ही में निधन हो गया। फोक डांसर, सिंगर, ड्रामा और टीचर, तो फोक आर्टिस्ट ऑल ओवर अगर हम इनको देखें तो 2024 में पिछले साल ही इनको पद्मश्री दिया गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा राज्य से आते हैं। इसके अलावा कल के सेशन में मैंने आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताया था, चन्नूलाल मिश्रा। इनका भी अभी निधन हुआ है। चन्नूलाल मिश्रा एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस और किराना घराने से ये संबंधित थे। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इनका योगदान है। ये है चन्नूलाल मिश्रा। और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, गोपीनाथ सवाई, ओडिशा से फोक आर्टिस्ट, 2024 में पद्मश्री दिया जा चुका है। 107 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह या 71वां वाइल्ड लाइफ वीक इस वर्ष कब से कब तक मनाया जा रहा है? 71वां वाइल्ड लाइफ वीक इस साल इंडिया में मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। ठीक है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, ताकि वाइल्ड लाइफ से होने वाले फायदे, इनके संरक्षण के बाद होने वाले फायदों के प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके। तो इस साल 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जा रहा है। 71वां नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। सबसे पहली बार इस वीक की शुरुआत 1957 में की गई थी। 2025 में ह्यूमन एनिमल को एक्सिस्टेंस थीम रखी गई है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की। ओके, ह्यूमन एनिमल को एक्सिस्टेंस थीम रखी गई है 2025 में। अगर हम वाइल्ड लाइफ से संबंधित कुछ कैजुअल फैक्ट देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उस पर नजर डालते हैं। पूरे इंडिया में 24.6% एरिया वर्तमान में फॉरेस्ट एरिया है। भारत में 1022 प्रोटेक्टेड एरिया है, जिनमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। वर्तमान में इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है। 58 टाइगर रिजर्व इंडिया में अभी हमको देखने को मिलते हैं। भारत ने वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट भी बनाया है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में से लागू किया गया था। लद्दाख में दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। और अभी हमने कुछ सेशंस पहले पढ़ा था, स्पीति वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहां पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने मान्यता दी थी।
है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये कुछ कैजुअल फैक्ट भी याद रखिए, पीडीएफ ले लेना, उसमें से एक बार फिर से पढ़ लेना। 2025 राइट लाइवलीहुड अवार्ड कितने व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ की तरह काम करता है स्वीडन का, वो हर साल देता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। दुनिया में ऐसे व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को, इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं दुनिया की बड़ी समस्याओं के लिए, अगर किसी ने इंस्टेंट समाधान दिया हो तो ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। 2025 में ये जो अवार्ड है, 4 अवार्ड दिए गए हैं व्यक्ति और संस्थाओं को, 4 व्यक्ति और संस्थाओं को 2025 में यह अवार्ड दिए गए। इसे अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है? हर साल दुनिया की बड़ी और अर्जेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देने के लिए हर साल ये व्यक्तियों, इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। 2025 में जिनको दिया गया उनमें है इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है ये सूडान का। फिर जस्टिस फॉर म्यांमार, म्यांमार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिया गया एक मूवमेंट है। पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज और जुलियन एजियन, ये साथ में इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति को। और ऑड्रे टांग जो कि ताइवान से आते हैं, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 4 ये इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, इसलिए टोटल 4 अवार्ड माने जाएंगे। ठीक है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड अलग अलग किस किस कैटेगरी में दिया जा सकता है, किस किस फील्ड में दिया जा सकता है। तो पीस और जस्टिस के लिए किसी ने काम किया हो, व्यक्ति ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको दिया जा सकता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर किसी ने काम किया हो तो ऐसे किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। ह्यूमन राइट के लिए किसी ने काम किया हो, मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, उसकी समस्या को हल करने के लिए। हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में अगर किसी ने काम किया हो, अगर किसी ने पावर का गलत मिसयूज किया है, करप्शन, है ना, तो ऐसे लोगों का अगर किसी ने खुलासा किया है, व्यक्ति ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इन अलग अलग फील्ड्स में यह अवार्ड दिया जा सकता है। स्वीडन बेस्ड एक संस्था है राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन, ये इस अवार्ड को देता है। 1980 से यह अवार्ड दिया जा रहा है और लगभग 2 लाख यूरो की प्राइज मनी यहां पर दी जाती है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है। 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ को पार किया है, आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनमें से वो कौन होंगे। यह है एलन मस्क। एक मैगजीन है फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुना होगा। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग को हाल ही में जारी किया गया। रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग में क्या होता है, हर 5-5 मिनट में इसे अपडेट किया जाता है, रियल टाइम को देखा जाता है, प्रेजेंट टाइम को देखा जाता है। तो हर 5-5 मिनट में ये अपडेट होती रहती है। इस फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग को हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया और इसके अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप बिलियनियर्स को रियल टाइम में रैंक किया गया और इसमें बताया गया कि एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गई। ठीक है, एलन मस्क अमेरिकी बिजनेसमैन 2021 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में ये आ रहे हैं, टॉप पर बने हुए। टॉप पर फर्स्ट या सेकंड आते रहते हैं। बिजनेस में टेस्ला जो कार बनाता है, इन्हीं की कंपनी है। स्पेसएक्स, है ना, सैटेलाइट प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और एक्स जो ट्विटर जिसको हम बोलते हैं, ये भी वर्तमान में एलन मस्क की कंपनियां हैं। तो एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गई है। T20 क्रिकेट में बैटिंग कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक पाने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? T20 जो क्रिकेट है, T20 कैटेगरी में जो बैटिंग कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा आईसीसी के अंक प्राप्त किए हैं अभिषेक शर्मा ने। आपको पता है अभी एशिया कप का आयोजन किया गया था, अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए, मैन ऑफ द सीरीज आप बोल रहे, है ना। तो उसी के साथ अब जो T20 क्रिकेट की
रैंकिंग अभी जारी की गई, अंक जो जारी किए गए, उसमें बैटिंग कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेटिंग अभिषेक शर्मा की हो गई है। इनकी जो रेटिंग है ना आईसीसी की T20 कैटेगरी में, बैटिंग कैटेगरी में, वो 931 पॉइंट है। इससे पहले सबसे ज्यादा जो रेटिंग का रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड के डेविड मेलान के नाम था। इनके पास ऑलमोस्ट 2020 में 919 की रेटिंग थी सबसे ज्यादा। अब ये रेटिंग का रिकॉर्ड आ गया है अभिषेक शर्मा के पास, 931 पॉइंट है इनके पास बैटिंग कैटेगरी में, T20 क्रिकेट में, आईसीसी की कैटेगरी। ओके, तो अलग अलग कैटेगरी थी, इसमें आईसीसी की T20 की बैटिंग कैटेगरी में अभिषेक शर्मा का नाम आया है, ये टॉप पर है। कितना पॉइंट के साथ? 931 पॉइंट के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एशिया कप की बात हुई है तो कैजुअली हम इस पर भी ध्यान दें। एशिया कप का 17वां एडिशन आयोजित किया गया था अभी यूएई में। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाता है। 9 से लेकर 28 सितंबर तक ये आयोजित हुई थी। इंडिया इसमें चैंपियन रहा, 9वीं बार इंडिया ने यह टाइटल अपने नाम किया और फाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया था। 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, 19 मैच खेले गए थे। इंडिया विनर रहा, पाकिस्तान रनर अप रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, सबसे ज्यादा रन भी 314 पूरी सीरीज में इनके नाम थे और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने, इंडियन प्लेयर 17 विकेट एशिया कप में। मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया स्पेन के बार्सिलोना में। पता है विश्व का सबसे बड़ा कल्चरल कॉन्फ्रेंस माना जाता है मोंडिया कल्ट। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कल्चरल कॉन्फ्रेंस के रूप में इसे देखा जाता है, जो कि कल्चर के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यहां पर दो वर्ड है मिक्स, एक है मोंडिया और एक है कल्ट। यहां पर मोंडिया एक जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है वर्ल्ड और कल्ट का मतलब है कल्चर, तो इनको मिलाकर ये बना है मोंडिया कल्ट। अब कॉन्फ्रेंस का आयोजन 29 सितंबर को शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर को ये खत्म हो गया था। हालांकि बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन यूनेस्को कराता है और साथ ही साथ मेजबान जो देश होता है ना वो मिलकर इसे होस्ट करते हैं। मतलब जहां जिसने भी होस्ट किया है वो और यूनेस्को मिलकर हमेशा करवाते हैं। तो इस बार क्योंकि होस्ट स्पेन ने किया है तो यूनेस्को और स्पेन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। 2025 में इसका तीसरा एडिशन है। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि 1982 के आसपास ये शुरू हुआ था और अभी तक केवल तीसरा ही एडिशन इसका आयोजन किया गया है। कल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस। कल्चर, दुनिया के अलग अलग कल्चर जितने भी हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। डेवलपमेंट और कल्चर एक साथ कैसे चल सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है और दुनिया के देशों को बताया जाता है कि भाई हम कल्चर को साथ में लेकर भी डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया, है ना, हम हमारे कल्चर को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी काफी बूम कर रही। तो इस आधार पर ये इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस से सबसे पहली बार 1982 में इसका आयोजन हुआ था मेक्सिको के मेक्सिको सिटी में। फिर काफी समय तक ये यूनेस्को ने आयोजित नहीं करवाया। फिर 2022 में मेक्सिको के ही मेक्सिको सिटी में फिर आयोजित हुआ और अब 2025 में तीसरा इसका एडिशन है स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया। देखिए अभी तक तो इसका क्रम नहीं था, पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, लेकिन अब फिक्स किया गया है कि 4 साल में हम इसका आयोजन करवाएंगे, यूनेस्को ने कहा है। 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं, काफी बार बता चुका हूं। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में कल्चरल और एजुकेशन के लिए काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और आंद्रे एंजोले जो कि फ्रांस से आती है, फ्रेंच है, ये डायरेक्टर जनरल के पद पर है यूनेस्को की। लास्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शोध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल टूल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पर जो साइंटिस्ट है काफी सारे रिसर्च करते हैं। अब वो जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उनके रिसर्च के पन्ने बहुत होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी होती है, बहुत लंबी लंबी रिसर्च होती है, पूरी बुक की बुक होती है किसी भी एक मुद्दे पर रिसर्च की। अब क्या होता है कि ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है क्योंकि ये बहुत टफ है, लैंग्वेज को समझना टफ है और बड़ी बड़ी जब पोथियां बनती है तो उनको आम आदमी पढ़ता भी नहीं।
अब एक नया टूल लॉन्च किया गया, एक एआई टूल है, सरल एआई टूल। इसको लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। यह इंडिया की एक स्टेचुरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जो कि रिसर्च पर ही काम करता है, रिसर्च के लिए जिम्मेदार एक संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस संस्था ने क्या किया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने, इसने सरल एआई टूल को लॉन्च किया है ताकि जितने भी वैज्ञानिक है, देखिए किसी भी टॉपिक पर जब वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, आपको भी पता है, लेकिन रिसर्च पेपर में उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी रिसर्च होती है, वो सब दिए होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बुक होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर होते हैं, बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा होता है। अब ये जो एआई टूल लाया गया है, सरल एआई टूल, इसके माध्यम से इस रिसर्च पेपर को, जो भी रिसर्च है किसी साइंटिस्ट की, उन रिसर्च पेपर को ये एआई टूल, सरल एआई टूल एनालिसिस करेगा, छोटा करेगा, सिंपल करेगा और उसकी समरी बना कर देगा। जरूरत पड़ी तो उस पूरी रिसर्च से वीडियो भी क्रिएट करेगा, पॉडकास्ट क्रिएट करेगा, पोस्टर क्रिएट करेगा, अगर कोई प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो भी क्रिएट करके देगा। एआई ये सारे काम कर लेता है ताकि रिसर्च को, किसी भी साइंटिस्ट की रिसर्च को आसानी से समझा जा सके, ताकि आम आदमी की पहुंच तक आए, वो भारत में जो नए रिसर्चर से उनकी पहुंच में आए और नए रिसर्चर इन रिसर्च पेपर्स को इजीली समझ के अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके। तो ये सरल एआई टूल है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसे हाल ही में जारी किया गया। एक स्टेचुरी बॉडी है, 2023 में इस संस्था का गठन किया गया था। भारत में साइंटिफिक रिसर्च के लिए सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, सबसे बड़ी संस्था। एक एक्ट लाया गया था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। इसके आधार पर 2023 में ही इसका गठन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, तो वर्तमान में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। 2023 में इसका गठन किया गया। 2023 से 2028 तक के लिए 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए संस्था को साइंटिफिक रिसर्च के लिए आवंटित किए गए हैं। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। भारत में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या लेबोरेटरीज में रिसर्च और डेवलपमेंट को, इनोवेशन को बढ़ावा देना इस संस्था का मुख्य कार्य है। साइंटिफिक रिसर्च की इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी कौन? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसने ही सरल एआई टूल को हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहां पर 4 अक्टूबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। टाटा ग्रुप द्वारा भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी कहां पर? कर्नाटका में। फिर M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? रोशनी नादार मल्होत्रा। भारत में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कुल कितने मेडल जीतकर इंडिया मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा? तो हमने 37 मेडल अपने नाम किए। कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये रामचंद्र गुहा को दिया जाएगा। हाल ही में छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया, बात की हमने इनकी। ये हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थे। माय भारत मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आरबीआई द्वारा स्थापित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कितने मेंबर होंगे? तो इसमें मेंबर होंगे 6। यूपीएससी ने अपना 99वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। यूपीएससी की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 में। फिर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा लॉन्च की गई किताब विंग्स ऑफ वैलोर किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे लिखा है स्वप्निल पांडे ने। और 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप के विनर कौन बने? तो ये विनर रहे पी इनियान, तमिलनाडु के चेस प्लेयर। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा था मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो एक केरला का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। ओके, इसके बाद भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल होते हैं? तो इसमें मूल ताल होते हैं कितने? 7। ठीक है, तो 7 यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों हमारे आंसर हो गए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 344
301 और 351 का संबंध किस अनुसूची से? वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या के लिए कौन सा मुगल शासक जिम्मेदार था? और खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य में लड़ा गया था? तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए, आराम से पॉज करके पढ़िए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए क्रेजी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर ही लगा पाएंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।